नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। भरतपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र में ही मेरे कॉलेज शिक्षा का अधिकांश कार्यकाल व्यतीत हुआ। सौभाग्य मुझे ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के कला संकाय के डीन बनने का भी मिला है। तो बच्चों से जुड़ करके उनके बहुत सी विसंगतियों में मैंने निराकरण का उद्यम किया और उसी में से एक था कि विभिन्न परीक्षाओं में उनके द्वारा कुछ विशेष गाइडलाइन मुझसे हिंदी विषय में मांगी जाती रही है। पिछले साल तक किया मदद, इस साल भी कुछ बच्चों के आग्रह पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी कक्षाओं में बीए और एमए के हिंदी से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसमें अच्छे अंक कैसे ला सकें, उसके गाइडलाइन दूं। तो इसी क्रम में बीए पार्ट सेकंड से शुरुआत कर रहा हूं। यदि आपके द्वारा इसमें कुछ रुझान दिखाई गई तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे ही प्रश्न पत्रों में आपको थोड़ी गाइडलाइन दूं। तो चलिए देखते हैं। पहले ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए भाग 2 हिंदी साहित्य सत्र 23-24 का प्रथम प्रश्न पत्र ऐसे तैयार करें। तो मित्रों, सबसे पहले सिलेबस को देखिए और समझिए, क्योंकि विश्वविद्यालयों में शायद बीए पार्ट सेकंड का सबसे सरल और संक्षिप्त सिलेबस है और मर्मस्पर्शी भी, क्योंकि रीतिकाल अपने आप में हिंदी साहित्य का एक कलाकाल जो नाम दिया गया है ना रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सार्थक नामकरण है। तो पहले पाठ्यक्रम देख लें। 100 अंक है, समय 3 घंटे। ध्यान रखिएगा कि अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका आपको नहीं मिलेगी, उसी में पूरा करना। हालांकि वो भी भरना अगर आप ढंग से, तो बहुत मुश्किल है, इसी हिसाब से बनाई गई है। तो पहला कवि आपका केशव, जिनकी रामचंद्रिका 16वां प्रकाश, अंगद रावण संवाद। दूसरा बिहारी, तो बिहारी रत्नाकर, इसमें दोहा संख्या मैंने नोट कर दिया है, ये 25 दोहे आएंगे। तीसरा देव, पद संख्या मैंने नोट कर दिए हैं। नंबर 4 भूषण, पद संख्या नोट कर दिया है। घनानंद, पद संख्या नोट कर दिया है। 6 आलम, उनका भी पद संख्या नोट कर दिया। पद्माकर, उनका भी पद संख्या। अब ध्यान रखें कि ये पद संख्या के जो अंक दिए गए हैं इस पर परेशान मत होइए। इसमें देव, भूषण, घनानंद, आलम और पद्माकर, इनके लिए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा संपादित एक पुस्तक है रीत काव्य धारा, जो विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से है। उसके जो पद हैं उनके ये क्रमांक हैं। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक ब्रज विश्वविद्यालय की है उसमें वो क्रम जो है, जो 1, 3, 4, 5, 9, 11 इस तरह से मिल रहा है, ऐसा नहीं मिलेगा। वो 15-15 पद मिलेंगे। हाँ, बिहारी का जो है वो बिहारी रत्नाकर जो पुस्तक है उसके दोहों की संख्या दी गई। ये 25 दोहे भी आपको क्रमशः दिए गए, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़े। ये तो सिर्फ आपकी गाइडलाइन के। केशव की जो रामचंद्रिका पुस्तक है उसका 16वां अंक या 16वां प्रकाश आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है, पहले अंक विभाजन को समझिए, ये जरूरी है आपको। तो कुल 4 व्याख्या आएगी सभी कवियों से, क्योंकि 7 ही कवि हैं। व्याख्या 4 आएगी, विकल्प होंगे तो क ख ग घ के अथवा मिला के 8 हो जाएंगे। तो एक कवि से संभव है कि 2 व्याख्या भी आ जाए। तो ये 4 व्याख्या 10 अंक की होगी, 40 अंक। और कृपा करके ध्यान रखें, उत्तर जो है वो 5 शीर्षकों के अंतर्गत आप देंगे जो परंपरागत हैं। संकेत, संदर्भ, संदर्भ में क्या और संकेत में क्या। तो शुरू के 2 शब्द, लास्ट के 2 शब्द, ये तो संकेत में आएंगे। कवि का नाम, पाठ का नाम, पुस्तक का नाम संदर्भ में आएगा। वो बात कब कही गई, तो रामचंद्रिका को छोड़ करके ज़्यादातर पद जो है वो मुक्तक शैली के हैं, तो किस पृष्ठभूमि में वो बात कही गई ये दिखाएंगे प्रसंग में। इसके बाद व्याख्या और नीचे विशेष या टिप्पणी आप प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आलोचनात्मक प्रश्न 4 आएंगे, 2, 3, 4 और 5। ये 15-15 अंक के होंगे। तो इस तरह से 60, तो पेपर आपका हुआ 100 अंक का। इसमें भी ध्यान रखिए, प्रश्न संख्या 5 जो होगा वो प्रायः टिप्पणी परख आता है। तो उसमें 2 टिप्पणी करनी होती है, 7.5 अंक के दिए, 3 या 4 होंगे विकल्प। अगर अच्छा है आपका पेपर सेटर है तो 5 भी दे सकता है। ठीक है, अब आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, तो जरा देखें कैसे कैसे आएगा। तो व्याख्या के लिए सभी कवि तैयार करें, नहीं तो कम से कम 5 अवश्य, माने 1 या 2 को आप छोड़ सकते हैं।
वैसे भी 15 छक्का 90, समझे आप ना, और 10 100, तो 100 छंद आपको तैयार करने हैं और 15-20 छंद जो है वो रामचंद्रिका से। तो एक बार इनको देख लें, कोई बहुत कठिन नहीं है, भूमिका आसानी से तैयार हो जाएगी। दूसरा है केशव की रामचंद्रिका की संवाद योजना पर प्रकाश डालें। तो केशव से जुड़े 2 ही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो आता है कि उनकी संवाद योजना, और एक उनके काव्य का जो है वो थोड़ा सा प्रतिपाद्य जो हमारे लिए कठिन होता है, जिसके कारण उन्हें कठिन काव्य का या प्रेत या हृदयहीन कवि कह देते हैं। तो एक एक पंक्ति में उन्होंने 4-4, 5-5 प्रश्न और उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। अगला है सोदाहरण स्पष्ट कीजिए कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है, माने उदाहरण देते हुए। तो 2 पंक्ति के 2 ही छंद में उन्होंने वो बात कह दी जो 6-6 पंक्तियों के छंद में लोग नहीं कह पाए। तो गागर में सागर भरा। इसी में प्रश्न और आता है कभी कभी, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, उसका भी मतलब यही है। अगला आया है सोदाहरण स्पष्ट कीजिए कि बिहारी सतसई नीति भक्ति एवं श्रृंगार की त्रिवेणी है। सीधा सा अर्थ है कि कुछ नीति के पद, कुछ भक्ति के पद और कुछ श्रृंगार के पद आपको दिखाने हैं। श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों दिखाना। ध्यान रखिएगा कि संयोग में तो वो स्वाभाविक लगते हैं, वियोग में थोड़े अस्वाभाविक हो गए हैं, वो आत्मक चित्रण है, वो देख लीजिएगा। देव की काव्यगत विशिष्टताओं पर प्रकाश डाली। वैसे तो देव रीति काल के आचार्य कवियों में भी गिने जाते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। भूषण के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इतना तो आप पढ़ के क्लियर कर ही चुके होंगे कि भूषण मूलतः राष्ट्रीय चेतना के कवि माने जाते हैं, जबकि तो उस समय राष्ट्र नहीं था, इसलिए जातीय चेतना का कवि कहना चाहिए। लेकिन उनकी जातीय चेतना और आज की राष्ट्रीय चेतना में कोई अंतर नहीं है, और ये रीति काल के अपने आप में एक अनूठे कवि हैं। हालांकि ऐसे 1-2 कवि और हैं, अब वो ज़्यादा विस्तार यहाँ नहीं कर सकता मैं। अगला है कि घनानंद को प्रेम का पपीहा काना, तो यह घनानंद के प्रेम की पीर, तो उनका जो लौकिक और अलौकिक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम है, उसको आप चित्रित करेंगे। कथा आपको मालूम ही है, सुजान उनकी प्रेमिका थी, और जिस तरह की विसंगति आई, तो सुजान शब्द कहीं प्रेमिका के लिए और कभी भगवान कृष्ण के लिए किस तरह स्थापित है, इसको जरा देख लीजिएगा। आलम के काव्य में प्रस्तुत प्रेम की विशिष्टताओं पर प्रकाश डालिए। तो आलम की भी स्थिति लगभग घनानंद जैसी, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर चारों एक ही धारा के एक जैसे कवि, तो थोड़ा सा ये भी तैयार करिएगा। और सोदाहरण माने उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि पद्माकर के काव्य में नीति, भक्ति और वैराग्य का समन्वय हुआ है। कभी कभी इनके प्रकृति चित्रण पर भी पूछा जाता है, लेकिन पिछले साल ये प्रश्न आ गया, इसलिए ये जो प्रश्न मैंने दिया है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टिप्पणी, इन जो ऊपर के 8 प्रश्न हैं, इनमें से कोई प्रश्न अगर छूटता तो टिप्पणी में आ सकता है। साथ ही मेरे हिसाब से केशव के काव्य की समीक्षा, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि के कारण माने सतसई परंपरा, उसको देख लीजिएगा। रीति काल की विविध धाराएं, तो रीति काल की विविध धाराओं में रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। रीति काल का नामकरण, जो 4-5 नामकरण किए गए हैं, उनको देख लीजिएगा। कला काल, अलंकृत काल, समझ रहे हैं ना, श्रृंगार काल, रीति काल शुक्ल जी का, और अंत में हजारी प्रसाद जी द्वारा इसका निराकरण की अगर विवाद है तो इसे उत्तर मध्यकाल हिंदी का कहना ज़्यादा संगत है। रीतिकाल की विशेषताएं तो देख लीजिएगा। ब्रजभाषा, नायक के रूप में कृष्ण का चरित्र, किशोरी नायक नायिका राधा जी, समझ रहे हैं ना। तो ज़्यादातर मुक्तक छंदों की रचना हुई है, तो इनको अपना देख करके और प्रस्तुत करिएगा। राजाओं की प्रशंसा भी इसमें जोड़ सकते हैं, तो आसानी से तैयार हो सकता है। इसमें प्रश्न संख्या जो 3 है, 4 है, वो, और इसके बाद ये देखें कि 5 है, ये भी 7 है, ये मेरे YouTube चैनल पे ही मिल जाएगा। टिप्पणी के अधिकार प्रश्न मेरे उसमें मिल जाएंगे, तो उससे भी मदद ले सकते हैं। और अगर परेशानी होती है तो मेरे YouTube चैनल पर आप टिप्पणी कर दीजिएगा, तो थोड़ी बहुत मदद मैं भी करने की कोशिश करूँगा। और अगर इस पर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो मैं आगे के प्रश्न पत्रों पर भी गाइडलाइन देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद और सफलता की अनंत शुभकामनाएं। थैंक यू।